मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका गोस्वामी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में शब्द विचार को जानेंगे और समझेंगे। बच्चों, इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में आपको शब्द की शुरुआत की थी कि शब्द क्या है। उस वीडियो में आपने यह जाना था कि शब्द के कितने भेद हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल गोस्वामी सर ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब करें और उसमें हिंदी व्याकरण के वीडियोस आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उससे समझ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बतलाया था शब्द के परिभाषा कि शब्द किसे कहते हैं, साथ ही साथ मैंने उसमें आप लोगों को शब्द के कितने भेद होते हैं वो भी आपको जानकारी दी। तो आइए हम 5 मिनट के लिए उस पिछले वीडियो में दिए गए शब्द के परिभाषा को और भेद को थोड़ा हम लोग दोहरा लें। तो शब्द क्या है? वर्णों या अक्षरों के उस सार्थक समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई न कोई अर्थ होता हो, या दो से अधिक अक्षरों या वर्णों के सार्थक मेल से बने शब्द को जिसका कोई अर्थ होता हो, वही क्या कहलाता है? शब्द है। तो शब्द कैसे बनता है? दो से अधिक अक्षरों या वर्णों को मिलाने से क्या बनता है? तो शब्द बनता है। और वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ हो, जैसे गांव, शहर, पहाड़, नदी, तालाब, घर, बागीचा इत्यादि। बच्चों, मैंने आप लोगों को उस वीडियो में शब्द के भेद बतलाए थे कि शब्द के कौन कौन भेद है। तो सबसे पहले हमने आप लोगों को अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद बतलाए थे। तो पहला भेद क्या था? सार्थक। और दूसरा क्या था? निरर्थक। तो सार्थक शब्द क्या है? तो सार्थक शब्द वे शब्द हैं जिसका कुछ न कुछ अर्थ हो, अर्थात ऐसे शब्द जिसका अर्थ हमें पूरी तरह समझ में आ जाए उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे हिरण, गाय, नदी, तालाब इत्यादि। अब हम चलते हैं निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द क्या है? तो वे शब्द जिसका अर्थ हमें सही सही समझ में नहीं आता है, या ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द। तो जैसा मैंने उदाहरण दिया था कि कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे मड, तीमी, डाचो, मावचू, ये इसका कोई अर्थ नहीं है। अब हम आगे पढ़े थे रूपांतर के आधार से शब्द के 2 भेद हैं। पहला पढ़े थे विकारी शब्द और दूसरा अविकारी। तो विकारी शब्द क्या है? तो ऐसे शब्द जिसका लिंग, वचन, कारक और समय के कारण, ऐसे शब्द जिसका लिंग, वचन, कारक और समय के कारण जिन शब्दों के रूप में विकार आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द है। मैंने आपको उसके उदाहरण भी दिए थे। जैसे लड़के, अब इसका वचन के आधार से करते हैं तो लड़कियां, अंतर हो गया, लड़के का रूप बदल के लड़कियां हो गया। इसके बाद मैंने आपको विकारी 4 होते हैं। विकारी शब्द कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। आगे हमने फिर देखा था अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द वे शब्द हैं जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, न वो लिंग के रूप, न लिंग, वचन, कारक और न समय आदि के कारण किसी भी तरह का कोई रूप में बदलाव नहीं होता है, उसे अविकारी कहते हैं। तो अविकारी शब्द भी क्या है? इनको अव्यय भी कहते हैं। और ये अव्यय ये अपने मूल रूप में बने रहते हैं, अर्थात इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें हम इसके भी हमने 4 पढ़े थे।
जैसे क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयबोधक और विस्मयादि बोधक। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बतलाएंगे। आज हम शब्द भेद के अंतर्गत आज हम उत्पत्ति, व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द के भेद पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं। रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। तो ये हो गया रचना या व्युत्पत्ति की दृष्टि से। तो रूढ़ शब्द क्या है? तो आइए हम पहले रूढ़ शब्द की परिभाषा समझ लें। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें हम रूढ़ कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जिसको हम टुकड़ा कर दें या खंड कर दें, तो खंड करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। अर्थात शब्द को अगर हम खंड करते हैं अलग अलग, तो वे क्या हुए, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इन शब्दों का खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। अर्थात खंड करने पर ये शब्द अर्थहीन हो जाते हैं, अर्थहीन हो जाते हैं। अर्थात इसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे नाक, ना और क, 2 शब्द से मिलकर 2 वर्ण से बना है, ना और क। दोनों को अलग कर देंगे, नाक को अलग, ना अलग कर देंगे, क अलग। अब ना का कोई अर्थ है, ना क का, तो दोनों का कोई अर्थ नहीं। कान, खंड करने पर का अलग और न अलग कर देंगे तो इसका भी कोई अर्थ नहीं होता। अर्थात रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जिसको खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात खंड करने पर वैसे शब्द क्या हो जाते हैं? अर्थहीन हो जाते हैं। कुछ और उदाहरण लीजिए, जैसे घर, घ अलग कर दीजिए, र अलग कर दीजिए, तो घ और र दोनों अलग होने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन दोनों मिले हुए रहते हैं रूढ़ शब्द में। तो घर, तो घर का कोई अर्थ है, लेकिन अगर घ और र को खंड कर दिए तो इसका कोई अर्थ नहीं है। नदी, नाक, पानी, फल इत्यादि, तो ये रूढ़ शब्द के उदाहरण हुए। आइए अब हम लोग देखते हैं रचना की दृष्टि से शब्द के दूसरा भेद। तो दूसरा भेद क्या है? यौगिक। तो यौगिक किसे कहते हैं? तो आइए हम देख लेते हैं परिभाषा। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं यौगिक कहलाते हैं। कहने का हुआ कि ये ऐसे शब्द है जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनता है, और जब इन शब्दों को हम खंड करते हैं तो ये क्या होते हैं? सार्थक हो जाते हैं। अर्थात इसका अर्थ निकलता है। यौगिक का ही अर्थ हुआ योग। यौगिक का ही अर्थ क्या हुआ? योग। योग से बनने वाला, अर्थात जोड़ने वाला, 2 अलग अलग शब्दों को जोड़ करके बनाने वाला, तो यौगिक कहलाता है। योग से बनने वाला 2 अलग शब्द को जोड़ दिए तो वे क्या बन गए? यौगिक। तो 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं जिनके प्रत्येक खंड का कोई न कोई अर्थ हो। कहने का अर्थ है कि यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं या मिलने पर बने होते हैं, जिनके अलग अलग खंड, अर्थात दोनों खंड जब अलग करते हैं तो दोनों खंड क्या होता है? सार्थक होता है। यौगिक का फिर क्या परिभाषा हुआ कि यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं और जिनके अलग अलग खंड करने पर दोनों खंडों का अर्थ सार्थक होता है। उदाहरण स्वरूप जैसे हम लेते हैं घुड़सवार, घुड़ जोड़ सवार, दोनों को अलग कर दीजिए। घुड़ मतलब घोड़ा, सवार मतलब सवारी करने वाला। विद्यालय, विद्या जोड़ालय, विद्या मतलब शिक्षा, आलय मतलब घर, तो विद्या का घर। डाक घर, डाक पत्र हो गया, घर अलग हो गया। उसी तरह है पाठशाला, पाठ पढ़ाई, शाला घर, तो पाठशाला। देव देवालय, देवालय देव मतलब देवता, आलय मतलब घर, तो देवालय, देव जोड़ आलय।
पाठशाला, पाठ जोड़ शाला, अर्थात दोनों खंड जब खंड कर देंगे, पाठ अलग शाला अलग, तो अलग अलग खंडों का अर्थ सार्थक होता है। हिमालय, हिम मतलब हो गया बर्फ, आलय मतलब घर, तो हिमालय, हिम जोड़ आलय हिमालय, तो दोनों का अर्थ अलग अलग है और सार्थक है। तो यौगिक क्या हो गया? यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जो दो या दो से अधिक रूढ़ि या अन्य शब्दों के योग से बने होते हैं और जिनके अलग अलग खंड क्या होते हैं? सार्थक होते हैं, उसे हम कहते हैं यौगिक। उदाहरण, पाठ जोड़ शाला, पाठ शाला दो शब्दों से बना है। पाठ का अर्थ हो गया पढ़ना और शाला का अर्थ हो गया घर या स्थान, तो जहां पढ़ने का स्थान है वह पाठशाला या विद्यालय कहलाता है। आइए अब हम देखते हैं रचना की दृष्टि से शब्द के तीसरा भेद, योग रूढ़। योग रूढ़ का परिभाषा क्या है? तो आइए हम लोग देखते हैं योग रूढ़। आइए अब हम लोग देखते हैं योग रूढ़। योग रूढ़ क्या है? योग रूढ़ ऐसे यौगिक शब्द जो अपने सामान्य शाब्दिक अर्थ को छोड़कर परंपरागत अर्थ को व्यक्त करता है, उसे योग रूढ़ कहते हैं। अर्थात योग रूढ़ ऐसे शब्दों को कहते हैं जो अपना अर्थ छोड़ करके अन्य विशिष्ट शब्द के विशिष्ट अर्थ को प्रकट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? योग रूढ़। कहने का अर्थ फिर से आप समझ लें कि ऐसे यौगिक शब्द जो अपने सामान्य शाब्दिक अर्थ अर्थात अपने सामान्य शाब्दिक अर्थ को छोड़ करके परंपरागत अर्थ को व्यक्त करता है, प्रकट करता है, उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। उदाहरण से आप इसे बेहतर समझ सकते हैं, जैसे पंकज। पंकज का अर्थ हुआ कमल, पंकज का अर्थ हुआ कमल। जलद, बादल। लंबोदर, गणेश जी। दशानन, रावण। नीलकंठ, शिव जी। पंकज, पंकज का अर्थ क्या बताया मैंने? कमल। जलद, बादल। लंबोदर, गणेश जी। दशानन, रावण। नीलकंठ, शिव जी। चक्रपाणी, विष्णु जी। पुस्तक धारणी, मां सरस्वती। कहने का अर्थ हुआ कि यहां पर एक उदाहरण लेते हैं हम पंकज को। हम देखते हैं पंकज। पंकज का अर्थ होता है कमल। पंख, पंख मतलब होता है कीचड़ और ज मतलब होता है जन्म। पंख जोड़ ज, पंख जोड़ ज। हम इसको अलग करते हैं, पंख जोड़ ज। पंख का अर्थ हो गया कीचड़ और ज का अर्थ हो गया जन्म लेने वाला। अर्थात जो कीचड़ में जन्म लिया है उसे ही हम क्या कहते हैं? पंकज। तो यह कौन है? कमल है। अब देखिए एक थोड़ा सा और समझ लीजिए कि पंख में जन्म लेने वाला अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला, तो पंकज का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? कीचड़ से जन्म लेने वाला। वैसे तो कीचड़ में बहुत सारे चीज जन्म लेते हैं, लेकिन कमल ही हम क्यों कहें? तो जैसे कि कीचड़ में घास भी होता है, शिप भी होता है, मछली भी आदि सभी का जन्म होता है, किंतु पंकज शब्द से इन वस्तुओं का बोध नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मछली, सीप या घास, तो इससे तो पंकज का कोई अर्थ बोध नहीं हुआ। इसलिए परंपरागत रूप से जैसा कि मैंने परिभाषा बताया था कि ऐसे योगी शब्द जो अपने सामान्य शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक अलग परंपरागत अर्थ को व्यक्त करता है, उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। तो जैसे कि कीचड़ में जन्म लिया सीप, मछली, घास, मेंढक, तो उससे क्या हुआ कि ये क्या हुआ? ये इन पंकज शब्द से इसका कोई नाता नहीं है। इसलिए हम परंपरागत रूप से कमल के नाम से जाने जा रहे हैं, अर्थात पंकज का अर्थ कमल के रूप में जानते आ रहे हैं। तो इसीलिए
पंकज का अर्थ हुआ कमल, कीचड़ में जन्म लेने वाला। जैसे हम बोलते हैं रावण, अब रावण के आप देखे होंगे कहीं चित्र में या टीवी सीरियल में कि रावण के 10 मुख है। तो दशानन, रावण को दशानन भी कहा गया। दशा 10 जोड़ आनन, 10 मतलब हो गया 10 संख्या और आनन का अर्थ हुआ सिर, तो 10 सिर वाला दशानन। तो दशानन का एक अलग अर्थ हो गया, क्या हो गया? रावण। नीलकंठ, जिसका कंठ नीला है। तो आप देखे होंगे भगवान शिव को, भगवान भोलेनाथ के तस्वीर को, कि जिनका कंठ नीला है, तो नीलकंठ। तो ये अलग अर्थ, यहां अर्थ परंपरागत रूप से क्या हो गया? शिव जी को, कि पहले से हम लोग शिव जी को नीलकंठ कहते आ रहे हैं। लंबोदर, जिसका उदर लंबा हो, लंबा, लंबोदर, लंबा जोड़ उदर, जिसका उदर लंबा हो, पेट लंबा हो, उसे हम लंबोदर कहते हैं। तो लंबोदर किसको कहते हैं? तो भगवान गणेश को। इसी प्रकार से है जलद, बादल। कुल मिलाकर के यह समझना है आप सबको बच्चों कि योगरूढ़ शब्द क्या हुआ? ऐसे यौगिक शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़ देता है और परंपरागत अर्थ को प्रकट करता है, वही क्या कहलाता है? योगरूढ़। जैसे पंकज का अर्थ हुआ कमल, लंबोदर जिसका अर्थ हुआ गणेश, नीलकंठ जिसका अर्थ हुआ भगवान शिव, दशानन जिसका अर्थ हुआ रावण। तो ये था आपका रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद, रूढ़ शब्द, यौगिक और योगरूढ़। अब हम आते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं। तो आइए अब देखते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। आइए अब हम बारी बारी से इन चारों भेदों का परिभाषा जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला है हमारा तत्सम। तत्सम शब्द क्या है? तो संस्कृत आप पढ़ते होंगे और संस्कृत के कुछ शब्द को आप पढ़े होंगे। तो संस्कृत के वैसे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होता है, अर्थात संस्कृत का वो वैसा शब्द जो अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होता है, उसे ही तत्सम कहते हैं। कहने का अर्थ हुआ, तत्सम का अर्थ है ज्यों का त्यों, अर्थात संस्कृत का जैसा शब्द है वैसा ही शब्द हिंदी में आकर के प्रयुक्त हुआ। हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। अर्थात संस्कृत का शब्द ज्यों का त्यों हिंदी में बिना अपना कोई रूप बदले उपयोग होता है, प्रयुक्त होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? तत्सम। फिर से समझ ले बच्चों कि संस्कृत के वैसे मूल शब्द, वैसे शब्द जो हिंदी में बिना रूप बदले अर्थात अपने मूल शब्द में ही प्रयोग होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। तत् जोड़ सम, ज्यों का त्यों, संस्कृत का वो जो शब्द है वही शब्द हिंदी में भी प्रयोग हुआ, उसे ही हम क्या कहते हैं? तत्सम। उदाहरण से आप समझ लेंगे, जैसे अग्नि, अग्नि का अर्थ होता है हिंदी में आग। तो संस्कृत में हम अग्नि कहते हैं, तो कहीं कहीं हिंदी में भी हम जब वाक्य पढ़ते हैं, अनुच्छेद पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, तो वैसे शब्द भी, तत्सम के शब्द भी हम पढ़ लेते हैं। जैसे अग्नि, आप अग्नि भी कहीं हिंदी में पढ़े होंगे। भ्राता, सत्य, ये क्या है? ये सब संस्कृत के शब्द है और ये उसी मूल रूप में, अपने ही मूल रूप में यहाँ प्रयोग हुआ है। तो संस्कृत का शब्द ज्यों का त्यों हिंदी में बिना रूप बदले प्रयुक्त होता है, उसे ही क्या कहते हैं? तत्सम। जैसे अग्नि, भ्राता, प्रथम, हस्त, सत्य, दुग्ध, पत्र आदि। अग्नि आग, भ्राता भाई, प्रथम पहला, हस्त हाथ, सत्य सच बोलना, सही, दुग्ध दूध,
पत्र, पत्र। अब आते हैं तद्भव। जैसा मैंने अभी तत्सम बताया कि तत्सम में संस्कृत का जो रूप है वही रूप हिंदी में प्रयोग हुआ, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन तद्भव में क्या हुआ? तद्भव वैसे शब्द को कहते हैं जो संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में अपना रूप बदल के आते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। अर्थात संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में रूप बदलकर प्रयुक्त होते हैं, तद्भव कहलाते हैं। फिर से समझे बच्चों, संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में रूप बदलकर प्रयुक्त होते हैं, तद्भव कहलाते हैं। अर्थात हिंदी में आने वाले संस्कृत के वैसे शब्द जो अपना रूप बदल करके प्रयुक्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। जैसे आग, हम तद्भव शब्द, अगर तत्सम शब्द देखें तो इसका संस्कृत शब्द क्या है? अग्नि। आम, आम्रम। रात, रात्रि। हाथ, हस्त। दूध, दुग्ध। फूल, पुष्प। गाय, गौ। भाई, भ्राता। प्रथम, पहला। प्रथम का पहला। तो कहने का अर्थ यह हुआ बच्चों कि संस्कृत के जो शब्द थे उसका अलग रूप आएगा। जैसे अग्नि का बदल के रूप बदल गया आग, अर्थात अलग अर्थ लेकर आया। आम्रम, आम। तो ये जो देख रहे हैं बुल्लू से जो मैंने लिखा है, ये क्या है? संस्कृत के शब्द है, अर्थात ये तत्सम शब्द है। लेकिन जब इसका रूप बदल गया, जैसे हस्त का हाथ, दुग्ध का दूध, गौ का गाय, भ्राता का भाई, अग्नि का आग, रात्रि का रात, तो ये जो अलग रूप लेकर आया, आग, आम, रात, हाथ, दूध, फूल, गाय, भाई, प्रथम, ये पहला, ये क्या हो गया? ये तद्भव शब्द हो गए। अर्थात तद्भव वैसे शब्द हुए जो संस्कृत से अलग रूप अपना रूप बदल करके हिंदी में प्रयुक्त हुआ। और तत्सम क्या हो गया? संस्कृत के वैसे शब्द जो अपना मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त हुआ, वो क्या कहलाता है? तत्सम। तो ये था बच्चों तत्सम और तद्भव का परिभाषा। आइए अब हम देखते हैं तीसरा, देशज शब्द। देशज शब्द क्या है और विदेशज शब्द का अर्थ क्या है? तो आइए देखते हैं देशज। तो आइए देखते हैं देशज। जैसा कि बच्चों हम लोग भारत देश में रहते हैं, तो किसी भी देश की उसी देश से उत्पन्न होने वाली बोली या भाषा वाले शब्द क्या कहलाते हैं? देशज। देश जोड़ ज, देशज। इसको दो भाग करते हैं। देश अर्थात देश में ज से जन्म लेने वाला, तो वैसे शब्द जो अपने देश में जन्म हुआ है, अर्थात अपने देश की बोली है। तो जैसा कि जानते हैं कि हमारे देश में विभिन्न बोलियां बोली जाती है। हर क्षेत्रों में, हर राज्यों में अलग अलग लोग बोली बोलते हैं, कोई एक भाषा प्रयोग नहीं करते हैं। हर जगह अपना अलग अलग, कहीं संथाली है, कहीं भोजपुरी है, कहीं मैथिली है, कहीं हिंदी है, कहीं खोरठा है। तो कई तरह के अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। और उन बोलचाल की भाषा से जो शब्द उत्पन्न होते हैं वही शब्द क्या कहलाते हैं? देशज। अर्थात देश की बोलियां या उपभाषाओं से लिए गए हिंदी में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? देशज। देश की बोलियां या उपभाषाओं से लिए गए हिंदी में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। अर्थात अपने ही देश से उत्पन्न शब्द को देशज कहते हैं, अर्थात इसे अपने ही देश में उत्पन्न हुआ है। जैसे हम लोग लोटा बोलते हैं, कुदाल, चौकी, खिड़की, लोटा, पगड़ी, मक्का, फुनगी, बाल्टी। तो ये शब्द क्या हो गए? ये सब अपने देश की बोली है, अर्थात देशज की है। तो देशज का अर्थ क्या हुआ? देश जोड़ ज, देश से, देश में ज से जन्म लेने वाला। तो जो भाषा, जो शब्द अपने देश से उत्पन्न हुआ है उसे कहते हैं हम देशज। अर्थात देश की बोली
विभिन्न बोलियों से ली गई है, विभिन्न उपभाषाओं वाले शब्दों को हम हिंदी में प्रयोग करते हैं वाक्य लिखने में, अनुच्छेद लिखने में, कहानी लिखने में, उपन्यास लिखने में। तो वैसे शब्द जो देश के विभिन्न बोलियों और उपभाषाओं से लिए गए हैं और वो हिंदी में प्रमुख शब्दों के रूप में प्रयुक्त होते हैं, वैसे शब्द क्या कहलाते हैं? देशज। जैसे लोटा, चौकी, डिबिया, खुनगी, पगड़ी, खिचड़ी और कुदाल। अब आगे देखते हैं विदेशज। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, देशज जो देश में उत्पन्न हुआ है, विदेशज जो विदेशों से उत्पन्न हुआ है, अर्थात विदेश से, विदेश की भाषा को हम, वैसे शब्द जिसको हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, अर्थात हिंदी में कहानी लिखने में, वाक्य लिखने में, शब्द अनुच्छेद लिखने में। तो विदेशी भाषाओं का हम हिंदी में जो शब्द प्रयोग करते हैं वो शब्द कहलाता है विदेशज। अर्थात विदेशी भाषाओं से लिए गए हिंदी में प्रयुक्त होने वाले शब्द विदेशज कहलाते हैं। फिर से समझे, देशज को देश की बोलियां या उपभाषा से लिए गए हिंदी में प्रयुक्त शब्दों को देशज कहते हैं। और विदेशज का क्या हो गया? विदेशी भाषाओं से लिए गए और हिंदी में प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विदेशज कहते हैं। तो जैसे कि विदेश में कई भाषाएं बोले जाती, हिंदी है, चीनी है, अरबी है, फारसी है, उर्दू है। तो ये सब क्या है? ये सब विदेशों की भाषा है। तो इन भाषाओं से कुछ शब्द को हिंदी में हम लोग लिखते हैं, प्रयुक्त करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये कहलाते हैं विदेशज। तो विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द और हिंदी में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को विदेशज कहते हैं। जैसे कार, पेंसिल, मोटर, रेल, डॉक्टर, कंप्यूटर इत्यादि। तो ये सब अंग्रेजी से है। अभी मैंने जो भी बोला, कार, मोटर, रेल, डॉक्टर, कंप्यूटर, ये क्या है? ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। उसी तरह से अरबी भाषा के शब्द हैं। तो कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ है। अंग्रेजी में वैसे कौन कौन से शब्द हैं? तो अंग्रेजी में स्टेशन, कॉलेज, रेडियो, फीस, पुलिस। तो इन शब्दों को हम हिंदी में भी प्रयुक्त करते हैं, अर्थात वाक्य बनाने में, कहानी लिखने में या कहानी बोलने में, कविता लिखने में। तो इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो अंग्रेजी के वैसे शब्द कौन कौन है जो विदेशज है, अर्थात हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं? तो स्टेशन, कॉलेज, रेडियो, फीस, पुलिस। अरबी में वैसे शब्द कौन कौन है जिसका हम हिंदी में प्रयोग करते हैं? है भाषा अरबी का, लेकिन हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। जैसे अदालत, जहां कोर्ट मुकदमा का फैसला होता है। तारीख, जिसे हम तिथि कहते हैं हिंदी में, या दिनांक कहते हैं। कर्ज, फौज, अमीर, गरीब, ये अरबी भाषा के शब्द है। फारसी के कौन कौन से हैं? तो आदमी, दुश्मन, दुकान, किताब, कागज, चश्मा। चीनी भाषा में चाय, लीची, तूफान, पटाखा इत्यादि। तो ये जो शब्द हैं ये हैं विदेशज। अंग्रेजी के हैं, अरबी के हैं, फारसी के हैं, चीनी, लेकिन इसका हम प्रयोग हिंदी में करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? विदेशज। तो बच्चों आज हम यहीं तक। तो आज हमारा शब्द विचार पाठ क्या हो गया? समाप्त हो गया, जहां मैंने आपको शब्द के भेद से लेकर के शब्द की परिभाषा, तो शब्द के परिभाषा भी मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बतलाया था। शब्द के भेद, तो शब्द के कई भेद हैं। तो जैसे अर्थ की दृष्टि से मैंने दो भेद बताया, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। इसके बाद रूपांतर के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। इसके बाद आज मैंने आप लोगों को बतलाया रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। और अंत में उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार भेद होते हैं, तद्भव, तत्सम, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। तो ये थे बच्चों शब्द विचार। अब हम आगे अगले दिन अगले वीडियो में
आपके बीच में वाक्य विचार को लेकर के आएंगे। पहले मैंने आप लोग को वर्ण पढ़ाया, इसके बाद मैं शब्द पढ़ा, आज समाप्त किया। अब हम लोग शुरू करेंगे अगले वीडियो में वाक्य विचार। तो वाक्य क्या है, वाक्य की परिभाषा क्या है, वाक्य के कितने भेद होते हैं, इन सारी बातों को हम आपके बीच में अगले वीडियो में रखेंगे। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको यह शब्द विचार की जो पाठ की मैंने शुरुआत किया और आज अंत किया, यह आपको अच्छा लगा होगा और आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो बच्चों फिर हम मिलते हैं आपके बीच में अगले दिन अगले वीडियो में वाक्य विचार को लेकर। तब तक के लिए बच्चों आप सब स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, अगर कहीं जाना हो तो मास्क का उपयोग करें, सामाजिक दूरी का पालन करें, बाहर से आते हैं तो हाथ पैरों को साबुन से जरूर धोएं। आप सुरक्षित रहें, अपने परिवार को और अपने समाज को सुरक्षित रखें। हमेशा बच्चों मास्क का प्रयोग करें और सामाजिक दूरी का पालन करें। तो बच्चों इसी शुभकामना के साथ आप सबको मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक आभार और धन्यवाद।